हर मर्ज की एक दवा होती है, उसी तरह when there is a legal wrong, there will be a legal remedy. He is not interested in money, so money तो रेमेडी नहीं हो सकती, पैसा हमें नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आर्य और यह है पाठशाला क्लासेस। दिस इज द यूट्यूब सीरीज फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सभी सेक्शंस, सभी प्रोविजंस, कंसेप्ट्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट केस लॉज को बहुत ही होलिस्टिकली कवर करेंगे। I sincerely believe and know this that this series will be very helpful for both law students as well as judicial service aspirants. अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को देखा जाए तो ये एक माइनर एक्ट है, बहुत छोटा एक्ट है, महज 42 सेक्शंस हैं, पर इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही बड़ी है। हर स्टेट के जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सवाल प्री, मेंस और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। But I can assure you that by the end of this series, you will have very strong grasp on the concepts of specific relief act. आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You will have the specific relief act on your tips. So, moving forward, आगे बढ़ते हुए आज इस सीरीज का पहला लेक्चर है, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ होते क्या हैं, इनकी हमें क्या जरूरत है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को आखिर लाया ही क्यों गया। We will also try to understand as to what is the nature of the specific relief, and at the end of the class we will also try to understand कि इस एक्ट की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, which is important for the examination only. हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है. We will try to stick only those concepts which are important for our examinations, right? So moving forward, the first topic that we will have to understand is the reason for the enactment of the specific relief act. इस एक्ट को लाने का, इस स्पेशल एक्ट को लाने का कारण क्या था? So we are trying to understand, dwell upon the rationale or the reason for the specific relief act. So you can just write down these points in the brief in your register. Specific relief act का बेर एक्ट अपने साथ रखें. So the first point is, हमें लॉ स्कूल में ये बताया जाता है कि द्विपक्षीय भारतीय न्याय व्यवस्था का एक सिद्धांत है, एक लीगल मैक्सिम है ऑफ द एडवर्सेरियल जुरिस्प्रूडेंस ऑफ इंडिया कि ubi jus ibi remedium. लीगल मैक्सिम्स आर नथिंग बट, यू कैन से इन हिंदी, ये मुहावरे होते हैं. लॉ के लिए कुछ मुहावरे हैं ये. सो ubi jus ibi remedium एक लीगल मैक्सिम है जिसके मायने हैं वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी. अगर इसको सिंपल आसान शब्दों में समझा जाए, जब किसी लीगल राइट का वॉयलेशन होता है एंड हम लॉ के पास जाते हैं कि सी हमारे राइट का वॉयलेशन हुआ है, हमसे हमारा कोई हक, कोई अधिकार छीन लिया गया है, तो लॉ हमको कुछ रिलीफ देता है, कुछ राहत देता है, कोई रेमेडी देता है. यही इस मैक्सिम का मतलब. जैसे when there is a disease you get a medicine, हर मर्ज की एक दवा होती है, उसी तरह when there is a legal wrong there will be a legal remedy. जब किसी लीगल राइट का वॉयलेशन होगा तो कानून हमें आगे बढ़कर एक लीगल रेमेडी देता है ताकि हमें न्याय मिले, so that we get satisfied, that we get justice. So the next point is, we understood this maxim. The next point arises as to ऐसा है क्यों? Why we say कि where there is right there is a remedy? ऐसा है क्यों?
हर लीगल राइट, हर लीगल रॉन्ग के लिए एक लीगल रेमेडी देना जरूरी इसलिए है बिकॉज विदाउट एन इफेक्टिव रेमेडी, you can just write down these points in brief in your copy, because without an effective remedy, right will be meaningless और वैल्यूलेस। आपके राइट वैल्यूलेस होंगे अगर उनके वॉयलेशन पर आपको कोई राहत, कोई रेमेडी, कोई रिलीफ ना मिले। उनका कोई औचित्य, कोई मूल नहीं रहेगा अगर आपके राइट के वॉल्यूशन पर आपको लॉ कोई रेमेडी ना दे तो ऐसे राइट का कोई मतलब नहीं। इट शुड नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 20 में हमें पता है कि आर्टिकल 21 में हमें मौलिक अधिकार दिया गया है जीवन का और आजादी का। सो इफ दिस राइट इज इन्फ्रिंज्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज टाइड, अगर किसी व्यक्ति को बांध के डाल दिया गया, किसी रूम में बंद कर दिया गया, तो उसका ये राइट छिन रहा है, ये राइट वॉयलेट हो रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बट वी नो दैट इस राइट के वॉयलेशन पर हमें कुछ रेमेडीज दी गई हैं। दैट पर्सन हु इज बीइंग डिटेन्ड सो कैन सीक damages under tort और he can file a criminal case. So we know कि इस राइट के लिए हमें रेमेडी दी गई है। अगर इस राइट की, इस फंडामेंटल राइट की वॉल्यूशन पर हमारे कोई रेमेडी ना दी गई होती तो इस फंडामेंटल राइट का कोई वैल्यू होता? ऑफ कोर्स नॉट। सो वी नो दिस, इस मैक्सिम का एग्जिस्ट करने का रीजन यही है बिकॉज विदाउट एनी रेमेडी योर राइट विल बी मीनिंगलेस। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड पॉइंट, एक लीगल राइट की वॉल्यूशन पर बस रेमेडी थमा देना, कोई भी रिलीफ दे देना काफी नहीं। दैट रिलीफ मस्ट बी appropriate as well as adequate. यह भी जरूरी है कि जो राहत दी गई है वो उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के लिए सूटेबल हो। जिस व्यक्ति ने राहत मांगी है वो इन रिलीफ से सेटिस्फाई हो, उसको ये फील हो कि उसके साथ न्याय हुआ है। यह भी जरूरी है। सिर्फ रिलीफ दे देना, रेमेडी दे देना काफी नहीं। इससे आगे बढ़ के हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि जो रेमेडी दी गई है इट इज बोथ अप्रोप्रिएट एज वेल एज एडिक्वेट फॉर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, सो एज टू डू द कंप्लीट जस्टिस। न्याय हो सके, न्याय की फीलिंग आ सके उस एग्रीव्ड आदमी को, इसके लिए दैट इज इंपॉर्टेंट दैट द रेमेडी इज अप्रोप्रिएट एज वेल एज एडिक्वेट। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, ये छोटी सी बात है but it has far reaching consequences. It is very important. It basically it forms the foundation for the specific relief act, right? So अगर इसको हम समझना चाहें through various example, the first example can be, पहला example ये हो सकता है, for example that A was a person who was 60 years of age, right? एक 60 साल के बुजुर्ग थे जो कि अपने एंसेस्ट्रल घर में रह रहे थे बचपन से। इनका एक संपत्ति थी, एंसेस्ट्रल लैंड था, एक्स मान लीजिए इसे। इस घर में ये अपने बचपन से रह रहे हैं और ये दादा लाई संपत्ति है। इट इज एन एंसेस्ट्रल लैंड। इनसे पहले इनके पिताजी रह रहे थे, उनसे पहले उनके पिताजी रह रहे थे। सो इट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अ पर्सन, राइट? सो इनका एंसेस्ट्रल लैंड था, ये यहां पर 60 साल से अपने बचपन से इसी घर में रहे हैं, इसी लैंड में रहे हैं। Now what happens that B comes. Now who is B? B is a contractor, right? ये एक ठेकेदार है, काफी मतलब गुंडा टाइप का है। So what he does, he unlawfully
जबरदस्ती ए को अपने घर से बाहर निकाल देता है। फोर्सफुली ही रिमूव्स हिम फ्रॉम हिज हाउस। इन बुजुर्ग आदमी को अपने घर से बाहर निकाल देता है। एंड ही सेज कि अंकल जी, आप मुझे अपना घर दो, मैंने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया है, अब ये घर मेरा है, मैंने आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया है, नाउ दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। मैं इस घर के ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट बनाऊंगा, एक 5 स्टार होटल बनाऊंगा, और आप बुरा ना माने, मैं आपको मार्केट रेट से डबल डबल प्राइस दूंगा इस घर का, और मैंने जो आपके साथ बदतमीजी करी है उसके लिए 10 लाख रुपए मुआवजा आप मुझसे और ले लो। राइट? सो द सिचुएशन इज लाइक दिस, दैट ही इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज लॉफुल पोजेशन। जिस घर में ये रह रहे थे, जिसके पास इनका मालिकाना हक था, उस घर से इनको निकाल दिया गया है, पर बदले में इनको काफी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। नाउ इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, कि इस इलस्ट्रेशन में, इस एग्जाम्पल में क्या राइट वॉयलेट हो रहा है, इस ए आदमी का क्या राइट वॉयलेट हो रहा है? द राइट टू रिजाइड इन हिज होम। अपने घर में रहने का अधिकार इनसे छीन लिया गया है। तो दिस हिज राइट इज वॉयलेटेड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द रेमेडी? रादर, ऐसी रेमेडी विच इज अप्रोप्रिएट एज वेल एज एडिक्वेट फॉर हिम, जिससे इनको न्याय ऐसा फील हो कि मुझ मेरे साथ जस्टिस हुआ है। नाउ इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बीइंग ह्यूमन, आदमी नॉन लिविंग थिंग से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। माँ का फोटो हो, बाप की घड़ी हो, भाई की शर्ट हो, दीज थिंग्स आर इनवैल्यूएबल, प्राइसलेस रादर फॉर अस, क्योंकि इनके साथ हमारे इमोशंस, हमारी मेमोरीज अटैच्ड हैं, इनका कोई मोल नहीं है। सो in this case, A, who is residing in his ancestral land from his birth, बचपन से इस घर में ये खेले हैं, बड़े हुए हैं, he has his emotions attached with this land, memories attached with this land. Now, whether the money which is getting, the hefty sum, अच्छा खासा पैसा इन्हें मिल रहा है, क्या वो पैसा इनके लिए कुछ वैल्यू रखता है? नहीं रखता, नहीं रखता। लॉजिकली स्पीकिंग, रेशनली स्पीकिंग, अगर हम भी इनकी जगह होते तो शायद हम भी वो पैसे ना लेते, वो पैसे हमारे लिए बस कागज के बस टुकड़े होते। बिकॉज वाई? बिकॉज वी हैव इमोशनल अटैचमेंट्स, आवर मेमोरीज आर अटैच्ड विद दिस लैंड। सो नाउ मनी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। सो मनी तो रेमेडी नहीं हो सकती, पैसा हमें नहीं चाहिए, मुआवजा हमें नहीं चाहिए। वॉट इज द रेमेडी विच इज अप्रोप्रिएट इन दिस केस? In this case, the appropriate remedy will be that he is restored in the possession of his land. उनको उनकी भूमि, उनका घर वापस लौटा दिया जाए। स्पेसिफिकली जो घर इनसे छीना गया है, उस घर में इनको दोबारा कब्जा दिलाया जाए। So the remedy, the specific remedy in this case will be recovery of possession. इनको इस रेमेडी के अलावा, इस स्पेसिफिक विशिष्ट रेमेडी के अलावा और कुछ नहीं जचेगा, और कुछ और किसी रेमेडी से ही विल नॉट फील सेटिस्फाइड, ही विल नॉट फील दैट ही गॉट जस्टिस। पैसे मिल जाए कितने भी, ही हैज रिफ्यूज द मनी। सो हेंस वी गॉट टू प्रूव दैट रेमेडी शुड also be adequate as well as appropriate, as in this case. Taking next example, अगर हम अगला एग्जाम्पल लें, A is a person, he is a male, he is would be groom. कहने के मायने ये कि इनकी शादी होने वाली है, he is very excited, he always aspired, ये हमेशा से सोचते थे कि जब मेरी शादी होगी तो मैं इस स्पेसिफिक डिजाइनर का, कोई बी नाम के डिजाइनर थे बहुत फेमस, ही वॉज वेरी फेमस डिजाइनर, मैं इनसे रेड कलर की शेरवानी बनवाऊंगा और इस शेरवानी को अपनी शादी पर पहनूंगा। बस इसी डिजाइनर की शेरवानी इनको ए को पहननी थी और किसी डिजाइनर की नहीं। सो
ही कॉन्टेक्टेड दिस डिजाइनर, उन्होंने इनसे बात करी, दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ, एंड दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अगर कहें हिंदी में संविदा, मतलब वादा हो गया दोनों के बीच में, एक लीगल वादा हो गया कि आप मुझे उस डेट तक शेरवानी दे देंगे, मैं आपको इतने रुपए दे रहा हूं इस चीज के लिए, राइट। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बिटवीन ए एंड बी। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, दैट बी, दिस डिजाइनर, फोन्ड ए, उन्होंने इनको कॉल करा और कहा कि देखिए भैया, मैंने आपकी शेरवानी तो बना दी है, जो आपने कही लाल रंग की शेरवानी बना दी है जैसे आपने कही थी, पर मैं आपको ये शेरवानी दे नहीं पाऊंगा। रीजन बीइंग कि मेरे एक दोस्त हैं सी, हु इज अ वेरी फेमस एक्टर, उनको इस शेरवानी की जरूरत है, तो इसलिए मैं ये वाली शेरवानी जो आप चाहते हैं, मैं इनको दे रहा हूं, इस एक्टर को दे रहा हूं। आप मुझसे दूसरी शेरवानी ले लो, या तो जो आपने मुझे पैसे दिए हैं वो रिफंड कर लो, पर ये जो शेरवानी आपने मनवाई थी मुझसे, जो ऑर्डर दिया था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने वो शेरवानी अपने दोस्त को देना चाहता हूं। ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, मैं ये शेरवानी अपने दोस्त को देना चाहता हूं। नाउ द सेम सिचुएशन अराइजेस, इसका क्या राइट वायलेट हो रहा है? ही इज एग्रीव्ड इन दिस केस, जो वादा किया वो निभाया नहीं गया। सो व्हाट राइट इज वायलेटेड? दैट द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट फुलफिल्ड। जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था वो पूरा नहीं हुआ, इनको वादे के अनुसार शेरवानी मिलनी चाहिए थी, वो शेरवानी नहीं मिली। सो व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट रेमेडी? द सेम सवाल फिर से वही आता है कि रेमेडी ऐसी हो विच इज एप्रोप्रिएट एज वेल एज एडिक्वेट। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग द रिफंड, ही जस्ट वॉन्ट दैट रेड शेरवानी, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको हमेशा से यही डिजाइनर की यही शेरवानी, इसी कलर की शेरवानी पहननी थी। सो लॉ इनको एक एप्रोप्रिएट एडिक्वेट रेमेडी देता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक स्पेसिफिक रिलीफ है, ये भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्ट में से मैं एसपीसी लिख दिया करूंगा आगे के लेक्चर्स में। सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस रेमेडी में बॉटम लाइन यही है, इन द क्रक्स यही है कि कोर्ट बी को फोर्स करेगा, ऑर्डर करेगा कि अपने कॉन्ट्रैक्ट का मान रखो, जो वादा आपने किया है उससे पूरा करो, यू आर बाउंड टू डिलीवर दिस रेड शेरवानी टू ए, राइट। सो दिस विल बी द specific remedy. This remedy will only give justice, the feeling of justice to A, right? So we got to know through various examples as to what was the rationale of this case. In one line we can say the rationale for having specific relief act is to give an adequate relief as per the situation. जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से इलाज करा जाए, फायदा दिया जाए, रेमेडी दिया जाए, रिड्रेसल हो, ठीक है। एडिक्वेट रिलीफ एज पर द सिचुएशन एंड एज विच इज डिमांडेड। सो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, जहां सामान्य रिलीफ कारगर नहीं है, व्यक्ति को, एग्रीव्ड आदमी को, जिसको परेशानी है, जिसका लीगल राइट छीन लिया गया है, उसको एडिक्वेट रेमेडी दी जा सके, ताकि उसे भी फील हो कि उसके साथ न्याय, जस्टिस हुआ है। सो दिस इज द रेशनल फॉर हैविंग अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, now
we are studying specific relief act. So the first question arises as to what is a relief, right? We are to know, हमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि राहत, रिलीफ आखिर होता क्या है, ठीक है? In simple legal terms, relief is nothing but a judicial remedy. ये क्या होती है? एक जुडिशियल रेमेडी होती है, granted by the court. So relief is nothing but a judicial remedy that is granted by the court. अगर देखा जाए तो एक सिविल केस में, एक दीवानी के वाद में, एक दीवानी के मुकदमे में in a civil case there can be reliefs of two kinds. जब एक सिविल केस में लीगल राइट वॉयलेट होता है तो हमने ये सीखा कि लॉ हमें एक लीगल रेमेडी देगा. नाउ अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन अराइजेस कि लॉ को पता कैसे चलेगा कि हमारा लीगल राइट हमसे छीन लिया गया है? How will the court get to know that our right has been violated? So there is a chain of events which happens. जब एक लीगल राइट वॉयलेट होता है एक सिविल केस में और हम लॉ के पास जाते हैं, वी गो टू द कोर्ट, वी गो टू द लॉ एंड टेल कि सी आवर राइट हैज बीन वॉयलेटेड, मुझसे मेरा कोई अधिकार छीन लिया गया है. व्हाट हैपेंस लीगली इज दैट लॉ गिव्स अस अ न्यू राइट. हमें एक वो नया अधिकार दे देता है कि आप जाइए और कोर्ट के सामने जाके इस बात को रखिए, सो दैट द कोर्ट विल गिव अ लीगल रेमेडी. अब ये जो अधिकार हमें दिया गया है इसको लीगली कुछ कहा जाता है, कॉज ऑफ एक्शन. जब एक लीगल राइट वॉयलेट होता है तो हमें एक नया राइट मिल जाता है. क्या? उस राइट को कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन इज नथिंग, बस एक राइट है that we can stand in the court, we can go to the court and say that our right has been violated और हमको एक रिलीफ दीजिए. This is nothing but a locus standi in a civil case. So cause of action is nothing but a locus standi in a civil case. Cause of action एक ऐसा अधिकार है जो कि हमें कोर्ट के समक्ष जाने का अधिकार देता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है ताकि हम उससे एक रिड्रेसल, एक रिलीफ मांग सकें अपने लिए. सो पहला स्टेप क्या है? जब एक लीगल राइट वॉयलेट होता है हमारे लिए, हमारे समक्ष, हमारे पास एक कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो जाता है. एंड व्हेन वी गो टू द कोर्ट एंड प्रूव, जब हम कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि हाँ हमारा लीगल राइट हमसे ले लिया गया है और कोर्ट को भी ये लगता है कि यस दिस केस इज एप्रोप्रिएट टू ग्रांट रिलीफ, तब कोर्ट हमें एक रिलीफ रेमेडी ग्रांट कर देगा. राइट? सो दिस इज द चेन ऑफ इवेंट्स व्हिच हैपेंस. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, in a civil case there are reliefs of two kinds. बेसिकली एक सिविल केस में रिलीफ दो प्रकार के होते हैं. एक सामान्य जो कि जनरली सबको मिलेगा. अगर लीगल राइट वॉयलेट होता है तो जनरली लॉ आंख बंद करके इस रिलीफ को दे देता है, जनरली यही होगा. तो उनको हम क्या बोलते हैं? जनरल रिलीफ और कंपनसेटरी रिलीफ. ऐसा रिलीफ जिसमें मुआवजा मिलता है, पैसा मिलता है. राइट? एंड द second category is of specific relief, which is our concern. स्पेसिफिक रिलीफ मतलब विशिष्ट राहत, ऐसी राहत जो कि जनरली नहीं मिलेगी, बट it is only granted in certain special cases, special circumstances. So we'll try to understand them. You can also make these flow charts. आप भी इन फ्लो चार्ट्स को बना सकते हैं. It will make your notes easier.
right? So the first relief are general relief, right? They are also called compensatory reliefs, and the next are specific reliefs or particular reliefs, right? So जनरल रिलीफ्स आर दो, अगर इसको हिंदी में हम लिखें रंग बदल के, ये सामान्य है, ये विशिष्ट है। सामान्य मतलब जनरली हर केस में इसको दिया जाएगा। अगर कोई लीगल राइट वायलेट होता है तो पैसे देकर, कंपनसेशन देकर, मुआवजा देकर उस एग्रीव्ड को ऐसा कहा जाएगा कि अब हम ये मान रहे हैं, हमने आपको मुआवजा दे दिया, दैट नो हार्म इज कॉज टू यू, राइट? पैसा देकर वी हैव नाउ assumed that justice has been served. So this is the general relief, सामान्य रिलीफ, ठीक है? इसमें डैमेजेस या फिर पैसा मिलता है, मनी इज ग्रांटेड इन दिस केस, राइट, फ्रॉम द कोर्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक ऐसा रिलीफ है, एक ऐसे स्पेशल केसेस में दिया जाता है जहां पर ये जनरल रिलीफ काम नहीं करे। जनरल रिलीफ क्या है? जहां पे पैसा मिल रहा है, पैसा नुकसान की भरपाई कर ही नहीं सकता। Money has no value in this case. In these special cases in which specific relief is claimed or granted, ये ऐसे केसेस होते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर ये पैसा कुछ काम नहीं करता। The money is without value, has no value in this case, right? So what the person desires, what the person wants in a specific relief is something which he desires. जो वो चाहता है बस उसे वो दे दो, वो स्पेसिफिक चीज दे दो, विशिष्ट चीज दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। ये सामान्य रिलीफ से, मुआवजा देकर, पैसे देकर बात नहीं बनेगी, ठीक है? पैसे से हालांकि हर काम हो जाते हैं, बट दीज स्पेसिफिक रिलीफ्स आर दोज केसेस इन विच पैसा वो घाव, वो नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। सो टेकिंग एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड जनरल रिलीफ एंड स्पेसिफिक रिलीफ, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर ए एक आदमी है जो कि बी के घर में बिना पूछे घुस जाता है। ए एक आदमी बी के घर में बिना पूछे घुस जाता है। सो लीगली स्पीकिंग दिस इज अ लीगल रॉन्ग, एक गलती है, कानून के नजर में से गलत कहा जाएगा। नाउ व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल विद बी? बी के पास क्या क्या रेमेडीज हैं? क्रिमिनल लॉ में देखें तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास का एफआईआर कर सकते हैं इनके ऊपर, राइट? चाहें तो टॉर्ट्स में इनसे डैमेजेस ले सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं। डैमेजेस, कंपनसेशन आर वन एंड द सेम थिंग, राइट? और इन बोथ दीज केसेस मनी इज पेड, ठीक है, मुआवजा दिया जाता है। अगर ए ने इनके घर में घुस के इनको बाहर निकाल दिया है, these three reliefs are available, these three reliefs are available। चाहें तो इनके ऊपर एक एफआईआर कर दें, या फिर इस ए से मुआवजा ले लें, या फिर तीसरी चीज, कोर्ट के सामने ये कहें कि मुझे अपने घर का कब्जा वापस दिलाइए। सो द जनरल रिलीफ इज द डैमेजेस, सामान्य चीज है, and but the specific relief is in the case is the recovery of possession and removal of A from his house, right? Moving forward, we can understand in brief as to the categories of specific reliefs which are available in the act.
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ कैटेगरीज हैं स्पेसिफिक रिलीफ्स की, उनके बारे में हम ब्रीफ पढ़ सकते हैं। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ऑल्सो नोट डाउन कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को सेवन सिस्टर्स एक्ट भी कहा जाता है, 7 बहनों वाला अधिनियम। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ जो हैं, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिए गए हैं, वो 7 हैं, 7 होते हैं। ठीक है, पहला होता है रिकवरी ऑफ पोजेशन, जो कि हमने एग्जाम्पल देखा था 60 इयर्स वाले आदमी के केस में। संपत्ति से बेदखल करा गया है, उस संपत्ति का कब्जा वापस दिलवाना, ये होता है रिकवरी ऑफ पोजेशन। राइट। इसके आगे आप ये भी लिख लें कि ये चैप्टर 1 में है एंड इट कवर्स सेक्शन 5 to 8। राइट। ये चीजें प्री के लिए जरूरी हैं। वी आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दीज थिंग्स इन प्री। राइट। चैप्टर नंबर क्या है, सेक्शंस कहाँ से कहाँ, देखिए छोटा सा एक्ट है, 42 सेक्शंस हैं, तो ये तो हमें याद ही करनी पड़ेगी। लॉ इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन मेमोराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको केस लॉज, सेक्शन के नंबर, ये तो हमको याद ही करने पड़ते हैं। राइट। नेक्स्ट स्पेसिफिक रिलीफ इज द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने शेरवानी वाले केस में देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है उसको पूरा कराया जाए। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 में आता है, फ्रॉम सेक्शन 9 to 25। ओके, राइट। सो दीज आर द टू रिलीफ्स। द थर्ड रिलीफ इज ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन आपका चैप्टर 3 में है, बस एक ही सेक्शन है इसमें, 26। नाउ व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन कहा जाए तो इट इज मेनली द करेक्शन ऑफ अ मिस्टेक। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। देन इज रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, चैप्टर 4 फ्रॉम सेक्शन 27 to 30। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर द चैप्टर नंबर, राइट, क्योंकि ये पूछा गया था कि स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से चैप्टर में आता है। ये हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के प्री एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है एंड इट कैन बी आस्क्ड अगेन। राइट। तो ये जरूरी है, मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, वट एवर आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। राइट। ये चार चार रिलीफ्स हो गए। मूविंग ऑन, द फिफ्थ रिलीफ इज ऑफ कैंसलेशन। किसी इंस्ट्रूमेंट को कैंसल करा देना। राइट। चैप्टर 5 सेक्शन 31 to 33। राइट। दिस एक्ट माइट अपीयर स्मॉल, बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसमें मेंस में बहुत सवाल बनते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिलीफ इज डिक्लेरेटरी, कुछ डिक्लेरेशन ले लेना, कोर्ट से कुछ डिक्लेरेशन लेना, डिक्लेरेटरी डिग्री। राइट। दिस इज चैप्टर 6 सेक्शन 34 and 35। Please don't mind the handwriting. Declaratory decree. Now last remedy, the last remedy is of injunction। इंजंक्शन, ठीक है, इंजंक्शन कैन बी टेम्पररी, परपेचुअल और मैंडेटरी। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में डील करेंगे। इसमें चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 आता है।
ओके, 2 चैप्टर्स इंजंक्शन के ऊपर डेडिकेट करे गए हैं। इसमें आपके सेक्शंस 36 to 42 आ जाएंगे, एंड दीज आर योर स्पेसिफिक रिलीफ, दीज आर द ब्रॉड 7 स्पेसिफिक रिलीफ। अब ये रिलीफ्स मैंने जो 7 लिखवाए हैं, क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि इन सातों को आप अपने मेंस एग्जाम में कोट कर सकते हैं एज इट इज। इट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर दैट यू नो द एक्ट, यू नो द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक सवाल आ जाता है, पूछ लेते हैं एज टू, मैं आपको एक मेंस का भी सवाल बता देता हूं, व्हाट आर स्पेसिफिक रिलीफ्स एन्यूमरेट देम। नाउ दिस वाज आस्क्ड इन 5 मार्क्स। अब आपको 5 मार्क्स के सवाल में 50 से 60 70 शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। तो आपको बात क्या कहनी है? आपको बातें यही कहनी है जो हमने डिस्कस करी है इस पूरी स्लाइड में, जो डिस्कस करी है, जो स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं, उसका जिस्ट ही बताना है बस। ठीक है, यू कैन रिविजिट द लेक्चर अगेन, आप एक बार इस लेक्चर को फिर से देखें एंड यू विल बी एबल टू चॉक आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। आपको इस 5 मार्क्स में इन सातों पॉइंट्स को बताना है, एंड यू आर टू ब्रीफली डिस्कस कि जनरल रिलीफ क्या होता है, स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है, स्पेसिफिक रिलीफ हम क्यों ग्रांट करते हैं। इसलिए ग्रांट करते हैं क्योंकि मनी इज नॉट इनफ, वी ओनली डिजायर व्हाट इज लैकिंग। हमारे पास जो नहीं है, संपत्ति नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, तो हमें बस वही करवाना है और कुछ नहीं चाहिए। एनी अदर थिंग विल नॉट गिव अस जस्टिस, राइट। इफ वी अंडरस्टैंड द थिंग कंसेप्चुअली, इट विल स्टे विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम किसी चीज को समझ लेते हैं तो इट विल स्टे विद अस, हमारे साथ रहेगी हमेशा, काफी लंबे समय तक, है ना। रट लेंगे तो उसको हमेशा हमें बार बार फेरना पड़ेगा, राइट। So now the next thing which we are to discuss is, मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक स्ट्रक्चर भी समझा देता हूं इसी क्लास में। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द सेक्शंस। ठीक है, बिलीव मी, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट योर फाउंडेशन। ये क्लास बहुत जरूरी है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टुक दिस क्लास सो एज टू अप्राइज यू विद द बेसिक्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, योर फ्यूचर क्लासेस विल बिकम वेरी इजी, राइट। अब इस एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, हमें एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर हैं। सो इट हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है प्री एग्जाम में, प्री एग्जाम में। ठीक, सो इट हैज 8 chapters as we already discussed. It has 42 sections. Now a question of pre arises here कि इसमें 44 sections थे originally, but 43 and 44 section were repealed. तो सवाल ऐसे आएगा कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 39, 40, 41, 44, इन चारों में से कौन सा सेक्शन अब प्रभावी नहीं है? विच ऑफ द 4 sections हैज नाउ बीन रिपीट? तो इसमें आप ये आंसर लगा देंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव 42 sections एंड देयर इज ऑल्सो वन शेड्यूल, एक शेड्यूल है। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, स्केलेटन है। ठीक है, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पर्पज ऑफ योर प्री, इसके लिए मैं आपको बेयर एक्ट ही खोल के दिखाता हूं। सी, इसको देखें, बेयर एक्ट को। हाँ जी, देखिएगा। सो दिस इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। आपके पास भी ऐसा ही बेयर एक्ट होगा,
राइट। दिस इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। अब प्री के लिए हमें ये जो इंडेक्स होती है, इस इंडेक्स को मेमोराइज करना पड़ता है। राइट। इट माइट साउंड एज अ वेरी टफ टास्क, है ना। स्टार्टिंग में हमें लगता है, हम लॉ स्टूडेंट होते हैं या फिर जुडिशियल सर्विस की अपनी जर्नी को शुरू कर रहे होते हैं, वी थिंक यार इतने सेक्शंस कैसे याद होंगे। भाई मुझे भी तो होगा याद, मैंने भी तो लिखा सब बिना देखे। राइट। इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। सो ये देखिए, एक पार्ट, दो पार्ट, ये चैप्टर 1 आपका हो गया, रिकवरी ऑफ पोजीशन 5 से 8। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, पार्ट 3 आ गया देखिए, चैप्टर 7, चैप्टर 8 फॉर बोथ आर फॉर इंजंक्शन। देखिए 43 एंड 44 आर रिपील्ड। एक शेड्यूल भी है हमारे पास। तो इन सब बातों को हमने स्ट्रक्चर में लिख लिया। देखें साहब, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्री में हमें क्या होता है, हमें कुछ चीजों का मेमोराइजेशन ज्यादा करना होता है। ठीक है, प्री में हमारे पास थोड़ा मेमोराइज करने का मटेरियल ज्यादा होता है। कुछ छोटी छोटी बारीकी, क्योंकि छोटा छोटा एक्ट है तो इसमें कुछ बारीकियों से सवाल बन जाते हैं। जैसे अगर आप देखें कि एक्ट नंबर से एक बार सवाल आ गया था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का नंबर क्या है। 1963 साल में कौन से नंबर का एक्ट था ये जो पार्लियामेंट ने पास करा। 45 था, 46 था, 47 था, 48 था। 47 था। ठीक है। तो इन प्री ईच मार्क्स काउंट, एक एक सवाल जरूरी होता है प्री में, क्योंकि जब तक आप प्री क्लियर नहीं करेंगे मेंस कहां से लिखेंगे। राइट। सो दिस इज द प्रिलिमिनरी स्टेप। ठीक है, आप इसको लिखेंगे। देन आप एक और पॉइंट को लिखें कि हमें हर एक्ट का डेट ऑफ इन्फोर्समेंट पता होना चाहिए। इसको शॉर्ट में लिखते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम। 1964 का एक्ट है, किस तारीख से प्रभावी हुआ, कब से लागू हुआ, कब से इन्फोर्स हुआ, कब से फोर्स में आया। सो द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इन शॉर्ट वी विल राइट विद इफेक्ट फ्रॉम। तो इसकी जो तारीख है वो क्या है, 1 मार्च है और 1964। So the SRA Specific Relief Act 1963 came in force in India। भारत में लागू कब से हुआ, 1 मार्च 1964 से लागू हुआ। अब हमारे लिए एक और चीज जरूरी है कि इसका एक अमेंडमेंट आया 2018 में, which drastically changed the Specific Relief Act। 2018 से पहले जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था और 2018 के बाद जो हो गया, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंज, कानून में कुछ बदलाव आ गया। 2018 का ऐसा अमेंडमेंट था विच बॉट ड्रास्टिक चेंजेस इन दिस एक्ट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि हम इसके ऊपर एक अलग लेक्चर लेंगे एंड में। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अमेंडमेंट 2018। ओके। तो अब सवाल ये भी बनेगा, एक और प्री का सवाल बन जाएगा यहां पर कि इस अमेंडमेंट का विद इफेक्ट फ्रॉम क्या था, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब से लागू हो गया ये अमेंडमेंट। ठीक है, तो इससे सवाल बनता है, ये लागू हुआ 1 अक्टूबर 2018 से। इस अमेंडमेंट ने जो चेंजेस लाए इस एक्ट में, वो कब से लागू हुए, 1 अक्टूबर 2018 से। तो ये चीजें, ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें रादर जाननी बहुत जरूरी हैं। आप इन सब चीजों को अपने बेर एक्ट में ही लिख लें। जैसे मैंने अभी मार्क कराए, यू टेक अ पेन, पेंसिल और हाइलाइटर, जो भी आपके पास सहूलियत हो, आप इसको अपने बेर एक्ट में ही ऐसे मार्क कर लें। और इसके पास ही ये जहां मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऐसे ही विद इफेक्ट फ्रॉम लिख लें। ऐसे ही 2018 लिख के इसका विद इफेक्ट फ्रॉम लिख लें, विद इफेक्ट फ्रॉम। ठीक है। सो नाउ गेटिंग बैक टू द क्लास, अब हमने बेर एक्ट के थ्रू आपको विद इफेक्ट फ्रॉम बता दिया,
इस एक्ट का 2018 का भी विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपको पता है। एक्ट का नंबर भी आपको पता चल गया। ठीक है, इसी स्लाइड से आपके 6-7 प्री के सवाल बन रहे हैं, राइट? ओके, नाउ द next topic of our class will be the history and nature of specific relief act। ठीक है, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, कैसे ये जन्म हुआ, इसका कहाँ से आया, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो रिलीफ मिल रहे हैं उसका नेचर क्या है, क्या प्रारूप है। पहला पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है वो ये है, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, इज दैट दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट। ये एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। आपने ये बात काफी सुनी होगी अपने लॉ स्कूल में, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में, कि एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, इसके मायने क्या है कि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ्स बता रहा है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा और कोई रिलीफ्स हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रिलीफ्स को अपने अंदर समाये हुए है। ये एक्ट सिर्फ कुछ चुनिंदा, जो 7 हमने स्पेसिफिक रिलीफ्स गिने थे, उन्हीं को प्रोवाइड करता है, सबको नहीं प्रोवाइड करता। दिस इज नॉट अ कोड, दिस इज एन इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट नहीं है, इसके अलावा भी और कुछ है। ये सारी रेमेडीज को एग्जॉस्ट नहीं करता, सब कुछ अपने अंदर समाये हुए नहीं है। ये बात साबित कैसे होती है? आई विल टेक यू बैक टू द बेयर एक्ट अगेन। सी, this is the preamble of the act, an act to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief। भाई मैंने क्या कहा, ये क्या है? एक प्रियम्बल है। दिस इज द प्रियम्बल ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये क्या है? ये इस एक्ट का प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल किसी भी कानून का आइडेंटिटी कार्ड होता है। इट टेल्स अस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अभी हमने कोई सेक्शन स्टार्ट नहीं किया, देखिए सेक्शन अभी यहां से स्टार्ट होगा। इससे पहले ही इसने हमें यह बता दिया कि ये एक्ट क्या करना चाहता है, व्हाट दिस एक्ट वांट्स टू डू। ठीक है, तो ये प्रियम्बल होता है। नाउ दिस एक्ट व्हाट इट वांट्स टू डू, इट प्रोवाइड्स लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक लीव्स ओनली। ठीक है, फॉर अ लॉयर, फॉर अ लॉ स्टूडेंट, वर्ड्स आर लाइक बुलेट्स। ठीक है, शब्दों पे हमें ध्यान देना है, एक एक शब्द का मतलब है। ओके, सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, नॉट ऑल काइंड्स। अगर ऑल लिखते तो वी विल से कि भाई एक्ट एग्जॉस्टिव है, सब कुछ है इसके अंदर। बट इसने क्या कहा? सर्टेन, कुछ है, बस कुछ काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ है। तो कितने? 7 काइंड्स, 7 तरह के हैं, सब कुछ नहीं है इसमें, राइट? सो हेंस प्रूव्ड व्हाट आई सेड कि दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर मेंस। ये एक मेंस का भी सवाल है। You can be asked in 5 marks whether specific relief act is exhaustive। लिख लो यार इस सवाल को, whether specific relief act is exhaustive। इस बात को आप साबित कैसे करेंगे? You will say that no, specific relief act is not exhaustive। You will say no, it is not exhaustive। Why? Because the preamble itself says, जो एक्ट का आइडेंटिटी कार्ड है वो खुद बता रहा है कि भाई बस सर्टेन काइंड्स ऑफ रिलीफ हैं, सब नहीं है। ओके, दूसरी चीज देखें कि स्पेसिफिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक रिलीफ आर डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। रिलीफ्स आर डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। विवेकाधीन है, विचाराधीन है, कंपलसरी नहीं है। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है? डिपेंड्स ऑन द विल एंड विश, मर्जी पर, यस या नो, मे और मे नॉट।
किसकी विश पर, किसकी मर्जी पर? कोर्ट की मर्जी पर। जिससे आप विशिष्ट राहत मांग रहे हैं, स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहे हैं, उसकी मर्जी पर है कि वो आपको ये रिलीफ दे या ना दे। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कोर्ट में गए, आपने कहा कि मेरा लीगल राइट मुझसे छीन लिया गया है, मुझे ये रिलीफ दे दो। आपके मांग लेने से, आपके कह देने से, मेरली सेइंग विल नॉट गिव यू द रिलीफ। इट इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर, डिस्क्रिशनरी है ये, डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, लॉजिकल क्वेश्चन अराइज होना चाहिए फिर से कि वाई डिस्क्रिशनरी, क्यों इसको डिस्क्रिशनरी, विवेकाधीन क्यों माना गया है, विचाराधीन क्यों माना गया है, इसको कोर्ट की डिस्क्रिशन पे क्यों रखा गया है? द ओनली रीजन इज दैट बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग फॉर अ जनरल रिलीफ। आप सामान्य चीज मांग ही नहीं रहे हो, आप पैसे मांग ही नहीं रहे हो, आप तो कुछ स्पेशल चीज मांग रहे हो, कुछ स्पेसिफिक चीज मांग रहे हो, आप मेन लाइन से, मेन स्ट्रीम से हट के जाना चाह रहे हो। सो इट इंप्लाइज दैट यू विल हैव टू कन्विंस द कोर्ट नाउ। आपको इस कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा दैट यू डिजर्व अ स्पेशल ट्रीटमेंट। मेरी परिस्थिति स्पेशल है, स्पेसिफिक है, इसलिए मुझे पैसे से काम नहीं चलेगा, मुझे जो मैं मांग रहा हूं वो दो। आई डिजर्व अ स्पेसिफिक रिलीफ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक, अगर बुखार होता है तो दवा दे देते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कहेंगे कि सर मुझे बुखार है, ही विल गिव यू अ पीसीएम, दवा दे देंगे आपको। पर आप ये चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि आपको मलेरिया हुआ है, आपको मलेरिया की वजह से बुखार हो रहा है, आपको मलेरिया की दवा दो, तब उससे वो बुखार ठीक होगा, राइट? सो इट इज अ स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक आपको कुछ दिक्कत है, स्पेसिफिक है आपकी डिजायर्स, आपके नीड्स, सो यू विल नीड टू कन्विंस द कोर्ट। आपको बताना पड़ेगा कि मुझे जो बुखार हो रहा है वो नॉर्मल बुखार नहीं है, इट हैपेंड ड्यू टू मलेरिया, तो इसलिए मेरे को कुछ स्पेसिफिक दवा दो मलेरिया से रिलेटेड, राइट? हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, दैट द स्पेसिफिक रिलीफ्स आर डिस्क्रिशनरी। ओके, वी नो द रीजन व्हाई। नाउ द थर्ड पॉइंट अराइजेस, अगर ये रिलीफ कोर्ट की डिस्क्रिशन पर है, कोर्ट की विल एंड विश पर है, तो क्या कोर्ट आर्बिट्रेरीली एक्ट कर सकता है? क्या कोर्ट जो चाहे वो करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ्स विल बी बेस्ड ऑन इक्विटी। अब ये एक नया शब्द आ गया, इक्विटी। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज नथिंग बट जस्टिस एंड फेयरनेस, justice and fairness. It implies that the parties come with clean hand. Parties come with clean hand. अगर आप कोई स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने खुद कुछ गलती करी हो, ठीक है? आपके खुद के हाथ काले हों और आप कोई स्पेसिफिक रिलीफ कोर्ट से मांगने आ रहे हो, ठीक है? तो कोर्ट, द रिलीफ विल बी बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस एंड फेयरनेस। कोर्ट का जो डिस्क्रिशन है, इट विल बी एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड फेयरनेस करने के लिए कोर्ट देखेगा कि मैं जो रिलीफ दे रहा हूं, क्या ये पार्टी इस रिलीफ को डिजर्व भी करती है? जो स्पेसिफिक रिलीफ पार्टी मांग रही है, क्या ये जस्टिस, न्याय को डिजर्व करती है? क्या इसके हाथ खुद के साफ हैं? क्या इसका गिरेबान साफ है? ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसको आप अगर किसी एग्जाम्पल से समझना चाहें, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर। ए ने क्या कहा, मेरे पास एक रोलेक्स की घड़ी है, मेरे पास एक वॉच है काफी महंगी, आप मुझसे वो वॉच खरीद लो, ठीक है? बी ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे खरीद लूंगा, मैं आपको इतने लाख रुपए दे दूंगा। ओके, नाउ बी गॉट टू नो फ्रॉम सम पर्सन कि ये रोलेक्स वॉच नकली है, इट्स अ ड्यूप, ठीक है, इट्स अ फेक। सो ही रिफ्यूज्ड टू बाय द वॉच नाउ।
ओके, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सब कुछ लिखित है। ओके, सो नाउ इन दिस केस द सेलर इज सेइंग टू द कोर्ट कि सर मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है वो पूरा करवाओ, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, लिखित कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये मुझसे घड़ी नहीं खरीद रहा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, वेदर हिज हैंड्स आर क्लीन? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज ट्राइंग टू कमिट फ्रॉड ऑन बी, ये बी को धोखा देना चाहता था। सो जस्टिस एंड फेयरनेस रिक्वायर्स दैट ही शुड बी डिनाइड द स्पेसिफिक रिलीफ। कोर्ट मना कर देगा इसको रिलीफ देने से, स्पेसिफिक रिलीफ देने से। ठीक है, इसका मतलब इट इज डिस्क्रिशनरी, कोर्ट का डिस्क्रिशन होना जरूरी है। ओके, सो दैट इट कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ जेन्युइन केस फ्रॉम अ फॉल्स केस लाइक दिस। फर्जी केसों से कोर्ट बचा सके लोगों को। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक रिलीफ्स थे ये इंग्लैंड में एक कोर्ट होते थे, कोर्ट ऑफ इक्विटी। ज्यादा इन डेप्थ इसमें जाने की हमें जरूरत है नहीं। कोर्ट ऑफ इक्विटी थे जिसको चांसरी कोर्ट कहा जाता था, चांसरी कोर्ट्स। ठीक है, इन कोर्ट्स ने स्पेसिफिक रिलीफ्स एक्ट को देना चालू, स्पेसिफिक रिलीफ्स को रादर देना चालू करा था, क्योंकि इनके सामने भी यही सिचुएशन आ रही थी कि लोगों को जो रिलीफ चाहिए वो पैसे से पूरा नहीं हो रहा था, उनको पैसे के अलावा नहीं, उनको पैसे के अलावा और कुछ चाहिए था जो वो मांग रहे हैं। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्री का सवाल एक और फिर से बन गया कि दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज बेस्ड ऑन द 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑन 1877 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 1877 का एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था जिसके ऊपर हमारा 1963 का एक्ट बेस्ड है। इस एक्ट के ऊपर ही इस एक्ट की नींव रखी गई है। ओके, सो आपका सवाल क्या बनेगा कि कौन सी रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन पर हमारा एक्ट बेस्ड है? 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑन 1877 एक्ट। दूसरा सवाल क्या बनता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का प्रीडिसेसर कौन है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का प्रीडिसेसर कौन है? इससे पहले कौन सा एक्ट था, कौन सा एक्ट लागू था? तो 1877 का एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो नेचर है वो ऐसा है कि इट इज प्रोसीजरल एंड रेमेडियल। ये कैसा है? एक प्रोसीजरल लॉ है और रेमेडियल इन नेचर है, रेमेडी प्रोवाइड करता है बस। ठीक है, अब प्रोसीजर लॉ आया, रेमेडियल लॉ आया, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ एज टू व्हाट आर सब्सटैंटिव लॉ एंड व्हाट आर प्रोसीजरल लॉस। ठीक है, देखें साहब, सब्सटैंटिव लॉ क्या होते हैं एंड प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं। सब्सटैंटिव लॉ ऐसा कानून होता है जो कि हमारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ड्यूटीज को मेंशन करता है, बताता है कि हमारे पास क्या अधिकार हैं, क्या हक हैं, क्या हुकूक हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं। राइट, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द सब्सटैंटिव लॉ, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लाइक इंडियन पीनल कोड, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है। प्रोसीजरल लॉ ऐसा लॉ होता है जो कि हमें प्रोसीजर बताता है कि इस राइट और लायबिलिटीज को जो कि सब्सटैंटिव लॉ ने प्रोवाइड करी है कैसे लागू करा जाए, कैसे इन्फोर्स करा जाए, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो हमें प्रोसीजरल लॉ बताता है, जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि अब भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा अधिनियम हो गया है। ओके, सो सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉज, तो हमारे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैं वो प्रोसीजरल लॉ के अंदर आते हैं और उनका क्या नेचर है, वो रेमेडियल है, बस रेमेडी प्रोवाइड करते हैं हमें।
और कुछ नहीं कर रहे, कोई राइट लाइबिलिटी कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे, दे आर जस्ट हेयर टू गिव यू रेमेडीज. ओके, द लास्ट पॉइंट इज it is a subordinate act, सबॉर्डिनेट लॉ, इसको माइनर लॉ भी कह सकते हैं. ठीक, इट इज अ सबॉर्डिनेट लॉ, माइनर लॉ. इसके कहने के मायने क्या है? ये एक ऐसा एक्ट है विच नीड्स अ सपोर्ट ऑफ अ मेजर लॉ टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग. ये स्वयं, इसका वजूद इतना नहीं है, ये किसी मेजर लॉ के साथ, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इन सब की बैसाखी के साथ ही आगे चलेगा. इट विल वर्क अंडर द शैडोज ऑफ दीज एक्ट. आप, हम पूरे एक्ट में देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत बार नाम आएगा. वी विल नीड टू रेफर टू रजिस्ट्रेशन एक्ट, सीपीसी एज वेल एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेरियस टाइम्स. हम कभी इनका साथ नहीं छोड़ पाएंगे. क्यों? क्योंकि इनके बिना तो इसका कोई अस्तित्व नहीं. इट विल बी रेंडर्ड वैल्यूलेस. Right? It is a minor law, it is a subordinate law, it will work under the subordination of a major law. ये किसी की शैडो में, किसी की परछाई के साथ ही काम करेगा. ये इनका छोटा भाई है. राइट? इट विल वर्क with his brothers in arm. Okay, so that was all for today. This was the basic introductory class. From the next lecture we will start the sections of specific relief act, and we will take you from section 1 to section 42 and cover each and every aspect, each and every concept, as well as important case law for specific relief act. I will be giving my level best to help you in this judicial journey. Thank you so much. Stay tuned and like